अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद और मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात करवाने के हवाले से केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद कदम उठाती, अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। फारूक एशनाई का कहना था कि यह सियासी मसला है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। फारूक एशनाई का मजीद कहना था कि सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। पीटीआई की जानिब से शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला हतमी है, हुकूमत आइन से इनराफ करना चाह रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने कहा था कि वो मशावरत के बाद तजवीज देगी, लेकिन यहां कोई तजवीज नहीं आई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए हैं। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना ही कोई टाइमलाइन। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म जारी कर रखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की तीसरी मोहलत भी आज खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत के बाद आज कौमी असम्बली का अहम इजलास हुआ और जिसमें अरकान असम्बली की जानिब से वजीर आजम पर भरपूर एतमाद का इजहार सामने आया और 180 अरकान पार्लियामेंट की जानिब से ये वजीर आजम को एतमाद का वोट दिया गया। ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की अदलिया के खिलाफ घन गरज में मजीद तेजी आ गई और वजीर आजम ने इस एतमाद के वोट को अदालत के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ एतमाद करार दिया। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और यह फैसला उनके लिए है जिन्होंने उस 3 मेंबर बेंच ने, और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आला अदलिया के इन्हीं 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का कोई भी फैसला कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। जो सहूलतकारी जो है पीटीआई की 3 जज कर रहे हैं, हमें उनका कोई फैसला मंजूर नहीं है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान पीटीआई से मुज़ाकरात का एजेंडा भी पेश किया। उनका कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन पीटीआई को अपने किए का हिसाब देना होगा। एक दिन इलेक्शन हो और वो शफाफ इलेक्शन हो, उसके लिए अगर पीटीआई तैयार है तो हम आज अपना वक्त हमने उसको नामजद कर दिया है। 2018 के इलेक्शन से लेकर उनकी हुकूमत के खत्म होने तक उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा। नाज़रीन, बादजा आज का बड़ा ब्रेक थ्रू उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की कमेटियों के माबैन सेनेट के कमेटी रूम नंबर 3 में बिलाखिर मुज़ाकरात का आगाज हुआ। मुज़ाकराती कमेटियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब ने की, जबकि सेनेटर इसहाक डार साहब की सरबराही में वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक साहब, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर साहब, सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर, किश्वर ज़हरा और मोहम्मद अबू बकर ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान बातचीत अच्छे माहौल में हुई। गो के मुज़ाकरात के पहले मरहले में कोई खातिर ख्वाह ब्रेक थ्रू तो सामने नहीं आया और अब मुज़ाकरात का अगला दौर कल दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमती कमेटी का जो मुज़ाकरात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि कल होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे जाएंगे, जबकि पीटीआई ने आइन के दायरे में रहते हुए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली किसी भी पेशकश को कबूल करने का इंदिया दे दिया है। आप एक प्रपोजल लेकर आइए और वो प्रपोजल आइन के दायरे के अंदर हुआ तो हम खुले जहन से उस पर गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली जनाब मोहसिन लगारी साहब, और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन लगारी साहब, आज जो पार्लियामेंट में जो तकारीर हुई और जो ब्लेटेंटली कहा गया सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि 3-2 का फैसला नहीं मानते, 4-3 का फैसला माना जाएगा, और साथ साथ उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया। क्या कहेंगे आज की इस पेशरफ्त में
और जो 27 तारीख की एक डेडलाइन थी जो कि अब से कुछ देर बाद, कुछ लम्हे बाद जो है वो खत्म हो जाएगी, तो क्या होता देख रहे हैं? अदालत इन्फोर्स करवाएगी फिर अपना ऑर्डर? देखिए, अदालत के पास कोई और ताकत तो नहीं होती। दुनिया सारी के जो एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है कि कोर्ट्स एक ऑर्डर करते हैं और गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव उन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद करती है। ये तो पूरा ब्रेक डाउन ऑफ द होल सिस्टम है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई किया जाए। ये तो इसकी दुनिया में कहीं शायद मिसाल ना मिलती हो जहां पे कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने इस तरह उसके साथ कन्फ्रंटेशनल और डिफाइंस वाले मोड में चली गई हो। ये तो मेरी समझ से तो ये बालातर है ये बात कि हम कैसे कह सकते हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर नहीं मानेंगे और हम कोर्ट के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे। मेरे ख्याल में आम वकला हजरात को, हाई कोर्ट के जजेस को हर किस्म की है, इसको बड़ी तशवीश के साथ इसको देखना चाहिए कि हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के डिफाइंस के हुकूमत, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिफाइंस के अंदर, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। बट राना एहसान साहब, क्यों अदालत का ऑर्डर नहीं माना जा रहा? आज फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस की मिसाल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जुल्म और ज्यादती की बिना पे जो फैसले दिए गए माजी में, भुट्टो साहब का, गिलानी साहब के फैसले का हवाला दिया, नवाज शरीफ साहब के फैसले का हवाला दिया, बट उन फैसलों में कहीं डिफाइंस नहीं नजर आई थी। गिलानी साहब भी घर गए थे, नवाज शरीफ साहब भी घर गए थे, फैसले पर एतराज जरूर बरकरार रहा था लेकिन डिफाई नहीं किया था, कंप्लायंस ही देखी गई थी। तो अभी अदालत का हुक्म ना मान के कौन सा प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं सर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है जो कोर्ट ने कही हो और वो ना की हो। हमने फाइनेंस बिल जो है वो दोनों हाउसेज में पेश किया और वो एक आईनी अमल था कि वो हमने पेश करना होता है और वो दोनों हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, आइन की बात होती है कि आइन जो है वो सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं बनता। आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी गाइड करता है, उन्होंने भी किसी कानून दायरा कार के मुताबिक चलना होता है। अगर वो गिनती नहीं ठीक कर सकते, अगर ये भी पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ही हो कि मेजॉरिटी जजेस का एक फैसला हो और उसको रद्द करके आप एक माइनॉरिटी फैसले को। जी राना साहब, अच्छा राना साहब की आवाज जो है वो नहीं आ रही है। बट ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बात हुई, लगारी साहब, रिजेक्शन कहा गया हुकूमत की जानिब से क्लियरली कि रिजेक्शन जो है, और इसमें भी मेंशन किया गया, जो स्पीकर साहब ने लेटर लिखा चीफ जस्टिस साहब को और उन्होंने कहा कि जी रिजेक्शन जो है 21 अरब रुपए की नेशनल असेंबली की जानिब से ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द फेडरल गवर्नमेंट बाय द नेशनल असेंबली और द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया क्यों गया? राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिए, आपने जो जिक्र किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, वो पहले तो डिसाइड हुआ था कि नहीं लिया जाएगा। नहीं, देखिए, ऐसा तासुर दिया गया कोर्ट से कि वोट ऑफ, अगर फाइनेंस बिल पास नहीं होता तो इसका मतलब है यू हैव लॉस्ट मेजॉरिटी, जबकि तब भी हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि फाइनेंस बिल तो बजट जो होता है, अगर वो बजट हुकूमत ना पास कर पाए तो हुकूमत फिर फाइनेंसेस चला नहीं पाती, तो ये उससे रिलेट नहीं होता। लेकिन उस तासुर को मेरे ख्याल से दूर किया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उनके पास बिल्कुल मेजॉरिटी है और एतमाद है करती है पार्लियामेंट उनके ऊपर, और ये शो करता है कि पार्लियामेंट यकजा होके एक मुत्तहिद है इस मामले के ऊपर। जहां तक ये 4-3 का फैसला है, जहां तक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद का फैसला है, और ये जो सारी ये जो एक अनफॉर्चुनेटली एक टो की जा रही है लाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके जो रद्द अमल है उसके साथ जो है वो पूरी पार्लियामेंट जो है वो इकट्ठी होकर खड़ी है। तो ये मेरे ख्याल से एक मैसेज देने का मकसद यही था कि जो पॉइंट उठाया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उसको भी कवर कर लिया और एक कलेक्टिव मैसेज चला गया कि पार्लियामेंट इकट्ठी है।
इस मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ। सो पार्लियामेंट इकट्ठी है, बट सर अदालती फैसले को नहीं माना जाएगा, ये मैसेज दिया जा रहा है। 3-2 का फैसला, 3 मेंबर बेंच पे रिजर्वेशन है, 3 मेंबर बेंच का फैसला, और जो एतराजात उठाए गए उस पर तो आर्टिकल 68 की भी कहा जा रहा है कि जी खिलाफ वर्जी की जा रही है पार्लियामेंट की जानिब से। नहीं, देखें, आर्टिकल 68 आप अदालती फैसलों को डिस्कस भी कर सकते हैं, उन पर तनकीद भी कर सकते हैं, और अगर इतने आप जजेस के कॉन्डक्ट पे जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं सहूलतकारी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नहीं, देखिए, अगर आप पिछले कुछ हफ्ते निकाल लें तो बहुत कुछ हुआ जो कि नॉर्मली ये चीजें हजम नहीं होती। अगर एक जस्टिस ने एक बेंच ने फैसला किया कि आप सुओ मोटोज नहीं ले सकते, अभी आप उनको होल्ड कर लें और इसके ऊपर हम अपने प्रोसीजर को रिव्यू कर लें, उसको एक अदालती एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर निकाल के उसको रद्द कर दिया गया, फिर एक और बेंच बिठाया गया। तो ये सारे मामलात जो हैं बड़े तशवीफनाक हैं, और ये इसके ऊपर फिर जाहिर सी बात है जिस तरीके से बेंच बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से सुओ मोटोज दिए जा रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट से आवाजें उठ रही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से जब ये आवाजें उठेंगी तो फिर जाहिर सी बात है वो रेजोनेट करेंगी, वो पार्लियामेंट में भी राइट। लगारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है, अगरचे इट्स वेरी पॉजिटिव टू सी कि दोनों साइड जो है वो साथ बैठने को भी तैयार हुई। आज पहला राउंड भी हुआ, कल दूसरा राउंड भी होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है और अपनी शराइत बहरहाल वो कल आगे रखेंगे कि विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मुज़ाकरात होंगी और सोल्यूशन निकाला जाएगा। सर, आपको लगता है कि अगर कोई तारीख एक वक्त में इंतखाबात हो पूरे मुल्क में, वो विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रह के निकाला जाएगा, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों अग्री कर रही है फिर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मैंने भी सुना है टेलीविजन पे और देखा है, उन्होंने यही कहा है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रह के जो बात वो की जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुझे तो कहीं पे ऐसी चीज नहीं नजर हो कि सारे इलेक्शंस एक साथ होने हैं, कहीं ये लिखा हो कि अलग इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 224 के अंदर जो जी लगारी साहब है वो कहता है जनरल नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, उसमें ना उन्होंने नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज को साथ टाई किया है, ना ये लिखा है कि प्रोविंशियल असेंबलीज सारों के इलेक्शन एक साथ होंगे। और फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने शायद ये उनकी मंशा ये थी कि जैसे जैसे हालात बनते जाएं वैसे वैसे इलेक्शन होते जाएंगे। और हम देखते हैं कि हमारे अपने हमसाया मुल्क में भी, हिंदुस्तान में देखते हैं कि वहां पे मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ औकात पे इलेक्शन हो रहे होते हैं। हमारे आइन के अंदर एक चीज डाली गई थी जिसको भी वो जो रुकावट बीच में समहाउ कहीं बन जाती है या ये उज़र पेश किया जाता है, मेरे ख्याल में तो रुकावट नहीं है, कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स का क्या होगा। केयर टेकर गवर्नमेंट्स का जो हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था, ये बांग्लादेश से हमने लिया था, और बांग्लादेश में एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी वो आया करती थी, और 2006 से 2008 तक एक 3 साल तक के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट रही थी। और दुनिया भर में कहीं आपको केयर टेकर सेटअप की मिसाल नहीं मिलती चीजों। हाँ। जी, मुझे तो कहीं और नहीं मिलती। सिवाय बांग्लादेश ने भी 2011 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये चीज खत्म कर दी है। बिल्कुल ठीक है, बट जिसकी हमने मिसाल लेके किया था, उन्होंने भी एक, लेकिन हम आज तक इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी इसको कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ करके माजरत के साथ। बट राणा साहब, जो लगारी साहब कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में या नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की बात होती है, एक वक्त में इंतखाबात का जोर क्या पार्लियामान की जानिब से आइन को इंटरप्रेट करने या रीराइट करने की तरफ नहीं बढ़ा जा रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, आइन के अंदर आर्टिकल 254 है कि अगर अब तो देखें ना 90 डेज खत्म हो चुके हैं, 90 डेज गुजर चुके हैं। 254 का तो आप शुरू दिन से मौजूदा हुकूमत का स्टांस था 254 का। 254 डज नॉट से कि आप वायलेट करके कॉन्स्टिट्यूशन 254 का सहारा लें। देखिए, सबसे पहले तो ये कि 90 डेज तो अब गुजर चुके हैं, इलेक्शन नहीं हुए। आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन का फर्ज ये है कि उसने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने हैं। अगर वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं करा सकता तो फिर तो इलेक्शन का फायदा ही कोई नहीं है। तो अब 90 दिन जब गुजर चुके हैं तो अब आपने ये देखना है कि पाकिस्तान को क्या सूट करता है, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। आपने एक नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो फैसला करना है, बजाय कि आप सर नेशनल इंटरेस्ट में फैसला होना है। सर, अवाम जो है 2 सूबे के वोटिंग राइट से महरूम है, क्या होगा? दोनों साइड अब इकट्ठे बैठ रही है, कोई एक हल निकाला जा सकेगा?
देखिए, अगर आप मुझे सिर्फ ये मौका दें, ये जो डिलेमा अभी पेश आया है ना, जिस डिलेमा के अंदर ये मुल्क अभी गुजर रहा है कि इलेक्शन करा दें, ये डिलेमा 63A की तशरीह की वजह से आया है। और जो तशरीह की गई वो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अदालतें नहीं कर सकती। तो उसकी वजह से आज ये फैसला किया गया और उसके बाद ये चीज मंजरे आम पे आ गई कि जहां हमें कहते हैं, इल्जाम दिया जाता है कि हम मशवरा देते थे कि असेंबलियां डिसॉल्व कर लें तो इलेक्शन हो जाएंगे, वो मशवरा ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब से ये लेके इन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व की। तो ये एक एजेंडे के तहत असेंबलियां डिसॉल्व हुई, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए डिसॉल्व हुई। फिर इनके अपने सर डिसॉल्व हो गई, आइन कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। असेंबली की मुद्दत भी अगर अपने वक्त पे खत्म होती है, 60 डेज के विदिन जो है वो इलेक्शंस करवाने होते हैं। बट जहां पर बात आती है, सियासतदान कहते हैं सियासी मुज़ाकरात के जरिए हम हल निकालेंगे। फिर कहा जाता है कि जी अदालत जो है उसका सालसी का किरदार नहीं है। बट ब्रीफली मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, लगारी साहब के केपी पे क्यों खामोश है अदलिया, और आज सवाल भी उठाए जा रहे हैं इस पे बड़े। इसका मेरे ख्याल में जहां तक है जी, ये अदलिया ने इस चीज के ऊपर अभी तक शायद नोटिस नहीं लिया, क्योंकि वहां के जो है वहां पे जो पिटिशन गई हुई है सर, पिटिशन गई हुई है, दो मुख्तलिफ बातें हुई। पंजाब की असेंबली जो थी वो डिसॉल्व थी, तो गवर्नर साहब ने उसके ऊपर डेट नहीं दी थी, जो कि अगर आप जाके देखें ना, वो जो असेंबलीज के डिसॉल्व होने जी बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नर ने उस पर डेट देनी होती है और उसके बाद उसने केयर टेकर गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करना होता है। उसका ए पार्ट जो है वो डेट देके, बी पार्ट है जिसमें उसे केयर टेकर गवर्नमेंट अपॉइंट करनी होती है। राइट। तो वो चीज नहीं हुई थी वहां पे, और वहां पे ये कहा गया था कि गवर्नर ने नहीं ये रिजॉल्व की असेंबली, इसकी वजह से गवर्नर ने ये डेट नहीं देनी, और वो अदालत में से एक सिलसिला शुरू हो गया था कि वहां की डेट किस तरह आनी है। तो उसके नतीजे में ये बात फिर यहाँ पे चली थी, और ये और हाईकोर्ट के अंदर भी ये चीज चल रही थी। राइट, थैंक यू सो मच लगाई साहब, बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वी रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब आपका भी करने के लिए, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब और सीनियर माहिर कानून, और हमारे साथ शरीक होंगे गुफ्तगू में जनाब जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, सीनियर माहिर कानून। आप दोनों को का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद अवैस साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे सर। आज जो एक हमने मामला देखा पार्लियामेंट में, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया, और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी जिसके हवाले से कहा गया, चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क सामने आए जिस पर उन्होंने कहा कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, और ये भी कि ऑन द अदर हैंड के ये जो फैसला है इलेक्शन से मुतालिक वो मौजूद है। सवाल मेरा सबसे पहले तो इस हवाले से, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूव थी आज सर, सुप्रीम कोर्ट ने आपको याद होगा मनी बिल पास ना होने की सूरत में कहा था कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, संगीन नताइज जो है वो उसके होंगे। क्या आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लेकर अदलिया को जवाब दिया है? मेरे ख्याल में ये बात जो है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो तो उन्होंने इस बात पे ये कहा था कि जब इन्होंने कहा कि जी वो पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया है, मतलब कि ये उन्होंने शो किया कि मैं तो नहीं जा पाता, लेकिन पार्लियामेंट ने क्योंकि फैसला कर दिया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि फिर आपको जो कॉन्फिडेंस नहीं है पार्लियामेंट जो है उसको, आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, यू लैक कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ये बात हुई थी असल में। तो इसलिए अब ये तो एक, जब वो एक हुकूमत बना के बैठे हैं तो उनके पास मेजॉरिटी तो मौजूद है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन दूसरे हैं, जो मामला और हैं जिस तरीके से तस्दीक की जा रही है, जैसे जज साहबान को और सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस अंदाज में तस्दीक हो रही है, ये ऑब्जेक्शनेबल है। ये आर्टिकल 68 की खुला वायलेशन। सर आज भी जी आज भी वजीर आजम साहब ने कहा कि 3-2 का फैसला तो नहीं मानते, 3 मेंबर बेंच का फैसला नहीं मानते, 4-3 का फैसला मानते हैं। तो सर ये क्लियर डिफाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। यही मैं उसका कहने लगूं, ये ओपन डिफाइंस है, दिस इज कंटेम्प्चुअस एटीट्यूड। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी तक ये बेंच जो है चीफ जस्टिस साहब का, वो इसको इग्नोर कर रहे हैं कि चलो किसी कंसेंसस पे आके को मामला को हल कर लिया जाए, तो वो अभी इसमें खामोश है। लेकिन अल्टीमेटली ये मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि इनको किसी भी शक्ल में इंतखाबात जो है वो इस साल नहीं कराने।
अच्छा। क्योंकि ये उनको पोजीशन बड़ी खराब उनको नजर आ रही है। राइट, जहांगीर साहब की तरफ में आपकी ये जो बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको मौका दे रही है या इनको स्पेस दे रही है या रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जो कर रही है, जदून साहब आपका भी यही ख्याल है? क्योंकि एक तरफ अदालत कहती है दबाव नहीं इन पे डालेंगे, दूसरी तरफ अदालत कहती है हमारा फैसला यहां मौजूद है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाकर फिर अदालत और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा वाकई कर रही है? जी मैं आपको ये कर रहा हूँ, अदालत ने रिस्ट्रेंट के अलावा और देखें ना आगे स्टेप फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड। अब एक अदालत ने कहा था जी पहले इलेक्शन इस तरीके को करा दो, फिर अब 14 मई की डेट दी है, अब 14 मई को भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे क्योंकि अब हालात ही ऐसे नहीं है। उसकी वजूहत यह है कि अदालत एक ऐसे पोलिटिकल थिकेट में दाखिल हो गई है जो इसका मसला भी पोलिटिकल था और पोलिटिकल पार्टी ही नहीं रिजॉल्व करना था और ये 90 डेज की कॉन्स्टिट्यूशनल का इन्होंने कहा था। तो अब देखना पोलिटिकल पार्टीज अभी आज बैठ गई हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों साइड से, तो अगर वो एक कंक्लूजन में पहुंच आते हैं जी कि चलो जी आपके हम रिजाइन वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप पार्लियामेंट में आ जाएं और हम इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में करा लेते हैं, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का देखे ना फिर वो कहाँ गया 90 डेज वाला। तो हम यही कह रहे हैं ना कि इसका हमारा जो बेसिकली मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ये पॉलिटिकल जो क्वेश्चन था नंबर 1 तो रिजॉल्व नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। वो कहती थी पार्टी पोलिटिकल, अगर वो सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करती तो ये फुल कोर्ट अगर उस वक्त बैठ जाती तो उस वक्त तक अभी द मसला ही ना बनता। फुल कोर्ट जब होती तो फिर गवर्नमेंट के पास तो कोई नहीं थी कि आप ये 3-4 का है 4-3 का है, ये तो इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। राइट, बट जदून साहब इज इट राइट टू से कि ये जो 3-2 का भी फैसला था अब ये इट हैज नो लीगल बाइंडिंग या नो लीगल फोर्स, ये सही है? क्योंकि स्पीकर साहब की जानिब से जो खत चीफ जस्टिस को लिखा गया उसमें बड़े जो कंसर्न्स थे या एक जो कहा जाता है कि जी जो डीप अनीज है नेशनल असेंबली की उसका बड़ा उसको एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि ये 3-2 का फैसला और जजेस लग रहा है कि इस वक्त बहुत जल्दी में है। नहीं, एक मिनट में ऐड करना चाह रहा था, वो आपने कट दी है। अब ये देखें ना, अगर 4-3 को देखें, अब देखें क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक पंजाब का इशू है? केपीके को सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल गई है? अब उसी केपीके के अंदर इसका कोई आंसर दे सकता है हमें? अब ये अपने अवैध साहब दे सकते हैं इसका आंसर कि जी केपीके के अंदर जब रिट पिटीशन आई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप पेशावर हाई कोर्ट चले जाएं दोबारा। उस पर रजिस्ट्रार ने ऑब्जेक्शन लगा के उनकी जो रिट पिटीशन थी उन्होंने दोबारा जाके हाई कोर्ट में फाइल कर दी है, जबकि 4 रिट पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग थी और लोअर हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। अगर ये सीपीएलए में आ जाते और सुप्रीम कोर्ट पूरी कंसेंसस के साथ बैठ जाती तो ये हालात ना होते। तो ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है ये सुप्रीम कोर्ट अंदर से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। उन्होंने कहा था जी कि आप देखें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द हाई कोर्ट है इसको आप जो है खत्म कर रहे हैं और ये ऑलरेडी केस पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, एक कंटेम्प्ट पेंडिंग है, पेंडिंग जी जी बिल्कुल, और एक 4 पिटीशन जो है पेशावर के अंदर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। राइट, अभी देखिए केपीके का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। जदून साहब मैं अवैध साहब से ये केपीके वाले पे जरूर उनका ओपिनियन लूंगी, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया कि लीगल इसकी बाइंडिंग या बाइंडिंग इफेक्ट इस ऑर्डर का 3-2 के फैसले का सुप्रीम कोर्ट के नहीं है या इट हैज नो फोर्स ऑफ लॉ, इज इट राइट टू से दिस? मतलब आप कौन सा प्रेसिडेंट सेट इस मुल्क में करना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होना या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो नहीं होने? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो होना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी फॉलो होना है। So 189 और 190 तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसकी वो बाइंडिंग होते हैं। नहीं देखें, आप देखें ना अभी एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज साहब रिटायर, वो तो लाइफ होते हैं लेकिन उन्होंने खुद रिजाइन किया और उन्होंने अपनी तमाम जजमेंट एक बुक के अंदर लिखी है। तो उन्होंने कहा था कौन से ऑर्डर इंप्लीमेंट हो सकते थे और हमने वो किए और जो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हमने जजमेंट नहीं दी थी। ये कोर्ट को रिस्ट्रेन करना चाहिए कि ऐसी जजमेंट, अब कोर्ट को पता है कि जी 21 बिलियन कहां से आएगा, उन्होंने तो कह दिया जी सुप्रीम को अपना स्टेट बैंक जो एलोकेट कर दिए। अब रिलीज कौन करेगा? फाइनेंस डिवीजन कहता है जी जो आप हमने अप्रूवल दे दिया, और इसने सुप्रीम कोर्ट ने अंदर ही ऑर्डर में लिखा है कि ये पोस्ट फैक्टर अप्रूवल ले। अब सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट को किस तरह डायरेक्ट कर सकती है कि आप ये लॉ पास करें या इसकी पोस्ट फैक्टर अप्रूवल दें? अगर उनका अपना डोमेन है तो इसमें आके वो इधर जो है ना वो थोड़ा सा फिर आपने देखे ना आप ऐसे पॉलिटिकल थिकेट में दाखिल हो गए, एक ऐसे मसले में हो गए कि वो फिर एक जो पार्लियामेंट है वो
तो उसका आप बिल्कुल ठीक है। तो अवैध साहब, आप डायरेक्शन नहीं दे बिल्कुल सकते। सही है अवैध साहब, डायरेक्शन नहीं दी जा सकती और स्पीकर साहब के उस लेटर में चीफ जस्टिस साहब को जो लिखा गया, उन्होंने कहा कि भाई रीराइट कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उनके पास पावर है इंटरप्रेट करने की कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर सच पावर डज नॉट इंक्लूड रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और केपी का जो सवाल जदून साहब कह रहे थे कि केपी पे आज वजीर आजम ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि क्यों अदालत उज़्मा केपी के मामले पे खामोश है, और या ऐसा एक तासुर आ रहा है कि कोई उसको सरोकार नहीं है इससे केपी से। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल है। जो केपीके का इशू था, जब ये केस वहां पे प्रोसीडिंग शुरू हुई है, वहां पे ये अदालत के अंदर 5 रुकनी बेंच ने जब इसकी प्रोसीडिंग हुई है, तो वहां पे सूरत हाल ये थी कि केपीके के गवर्नर की तरफ से जिन वकील साहब ने वकालतनामा दिया था वो विड्रॉ कर गए, एंड देयर वाज नन टू डिफेंड ऑन द साइड ऑफ द केयरटेकर सेटअप एंड द गवर्नर। इस वजह से उन्होंने उनको छोड़ दिया कि मैं फिर अगर वो उसके ऊपर को फैसला कर देते तो फिर कहते कि राइट ऑफ डिफेंस ने दिया, आर्टिकल 610A की वॉल्यूशन हो गई है। इट वाज दैट रीजन कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया था कि फिर आप वहां पिटीशन दायर करें ताकि इसको प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 10A की है पूरी हो। ये उसका रीजन सिर्फ ये था। और दूसरी बात ये है कि ये अब जो जजमेंट है, ये तो एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट के ऊपर इसको ये उछाला प्ले अप किया गया है कि जी वो 4-3 की थी, वो 3-2 की नहीं थी। आप देखिए कि जब बेंच जो जजमेंट है, अगर आप उसको पढ़िए, उसके पहले 2 लाइनों में लिखा हुआ है कि दिस इज द जजमेंट जो 3-2 की रेशो से बिल्कुल पास हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। और वे साहब उससे पहले 27 फरवरी के भी ऑर्डर में तमाम जजेस की सिग्नेचर्स मौजूद थे जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच की बात की गई थी। और 5 जज साहबान ने साइन किए हैं कि ये, जिस पर यह भी लिखा हुआ है कि बेंच 5 मेंबर बेंच हैज बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। बिल्कुल, कोई किसी किस्म का कोई भाव नहीं है इसके अंदर। राइट, बट अवैध साहब आज वजीर दिफा भी फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि इन 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हवाले से कि ये पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। देखिए ना, पीटीआई की सहूलतकारी होती है तो वो जिस वक्त वो इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के इशू के ऊपर मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था, और उसमें भी चीफ जस्टिस थे, उसमें भी जस्टिस इजाजुल एहसन थे, और उसमें भी जस्टिस मुनीब थे। तो उस वक्त उन्होंने फैसला दिया था इमरान खान के खिलाफ और हुकूमत इनसे छीन ली गई थी। तो ये वही जज है। सिर्फ बात यह है कि जब इनके हक में हो तो वो ठीक है, नहीं हो तो ये इस किस्म की बातें करते हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर डेमोक्रेटिक जहन नहीं है, इनके अंदर एक फाशिस्ट जहन है। राइट, उसकी अक्कासी बारहा होती है। अच्छा, जदून साहब आपकी तरफ ये सवाल, और मैं बल्कि आप दोनों आजाद का चाहूंगी इस पे ब्रीफ कमेंट और फिर मुझे रैप अप करना है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस से का हवाला दिया आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, गिलानी साहब के केस का हवाला दिया, नवाज शरीफ साहब के केस का हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि जुल्म और ज्यादती की बिना पर वो जो वर्डिक्ट सामने आए। लेकिन सर उन वर्डिक्ट्स में जदून साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिफाइंस तो कहीं नहीं नजर आई थी, कंप्लायंस ही नजर आई थी ऑर्डर की। वजीर आजम घर गए थे। ये देखे ना, ये जजमेंट है, इसे कोई रेफरेंस दे सकता है? अब जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर नहीं हुआ, और वो सब जज जो है जिस जज ने जजमेंट दी उन्होंने खुद कहा था कि हम अंडर प्रेशर थे, हमने अंडर प्रेशर जजमेंट दी है। सर लेकिन इस मौजूदा केस से इक्वेट कर सकते हैं क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब? नहीं, देखो वो तो एक बंदे की अपनी ओपिनियन है कि वो उन्होंने कहा था कोई ऐसा, ये बेसिकली पॉलिटिकल चीजें हैं कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो का केस था वो भी एक डिक्टेटर ने अपने जोर पे पॉलिटिकल दिया। जो नवाज शरीफ को निकाला गया जिस बेंच ने, मैं आप ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, वो एक जज साहब मौजूद है बल्कि मैं लॉ ऑफिसर, लेकिन देखें वो भी एक, अब लोग बोल रहे हैं जी कि वो एक पॉलिटिकल थिकेट था, पॉलिटिकल उनको रिमूव करना चाहते थे, तो उन्होंने तो डिफाई नहीं किया। वो तो एज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को किस तरह निकाला है, ये तो आप मतलब सर ऑर्डर के हवाले से ठीक है, किस तरह से निकाला, ऑर्डर के हवाले से जरूर एतराजात या कह सकते हैं कि जी गलत ऑर्डर था, गलत फैसला था, लेकिन डिफाइंस की तो गुंजाइश मौजूद नहीं। अवैध साहब आपका इस पे कमेंट चाहूंगी सर। जी अवैध साहब, ये जो डिफाइंस होगा, व्हाट डज इट मीन सर? इज इट इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द थर्ड पिलर, और यही मौजूदा हुकूमत चाहती है? देखिए मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, जब तक
अदारा जो है, खास तौर पे जुडिशरी जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है स्टेट का, जी, जब तक उसकी आप अजमत और उसकी एहतराम जो है उसको कायम नहीं रखेंगे और उसको ताकतवर नहीं बनाएंगे, तो जब तक इंडिविजुअल जो है, जिस तरह अभी आपके सामने मुजाहरा हो रहा है कि ये तमाम लोग, राना सनाउल्लाह क्या बात कर रहे हैं, इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, और दूसरे इनके मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में बैठ के जो बात करते हैं और पार्लियामेंट से कहते हैं कि जी वो 21 बिलियन की जो है अप्रूवल पार्लियामेंट देगी, ये सब गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैबिनेट के अप्रूवल के लिए, पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए नहीं कहा, वो तो पार्लियामेंट, वो तो कैबिनेट की अप्रूवल होनी है। नहीं, पार्लियामेंट की पोस्ट फैक्टो आर्टिकल 84 में पार्लियामेंट कैबिनेट के बगैर हो नहीं सकती। देखिए मेरी बात सुनिए, आप देखिए उसके अंदर जो मुस्तफा इंपेक्स केस है उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए सप्लीमेंटल ग्रांट बजट कोई भी पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर इवन सिंगल पेनी कैन नॉट बी स्पेंट। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो आर्टिकल 84 इज वेरी मच क्लियर, यू कैन रीड इट, एंड कोई भी बजट जो है फाइनेंस जो है स्पेंडिंग ऐवान की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। यस, सवाल ये है कि क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तस्लील करेंगे और अप्रूवल है 81 बिलियन की, इसका नुकसान किसको होगा? ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जब ऐसे तस्दील होगी तो फिर हर इंडिविजुअल भी जो है खड़ा हो जाएगा। हर सुप्रीम कोर्ट का जहां जिसको सूट करता होगा वो उसको मानेगा, जिसको नहीं करेगा वो नहीं मानेगा। और आपको मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल आपको मैं बताता हूं। टेक यू बैक 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब बंद हुई तो इंडियन लिबरेशन आर्मी के तमाम जो लोग थे, जितने ऑफिसर थे, वो बर्मा में गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तारी के बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ था दिल्ली में। फील्ड मार्शल, सर्विंग फील्ड मार्शल जो थे वो इस कोर्ट मार्शल की अदालत को प्रिजाइड कर रहे थे। पहली डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर जो उनका, जिस तरह हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं, उनका जज एडवोकेट जनरल होता है, उसने आके अदालत को बताया कि दिल्ली के सिविल जज 4 क्लास ने स्टे इशू कर दिया आपके खिलाफ। उस जमाने में सिविल जज 4 क्लास भी था, जो 3rd क्लास से भी नीचे के दर्जे का था। आपने और वो जो कोर्ट मार्शल की अदालत जो थी उसने प्रोसीडिंग रोक दी, वाइस राय से राय मांगी, वाइस राय ने कोई ओपिनियन नहीं दी। उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ओपिनियन मांगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओपिनियन ये आई कि सिविल जज इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, his order should be respected and obeyed till it is vacated through the process of the court, adjourn hearing till then। और उसके बाद तक रुकी नहीं प्रोसीडिंग। ये अजमत है जो जुडिशरी को दी जाती है। अब ये तस्लील जो आज हो रही है, इसके इफेक्ट और रेपरकशन जो है वो आपके सामने आएंगे बड़ी। सर अवैस साहब, फिर ये जो, और बल्कि जदून साहब आप ये बताइए, ये जो फवाद चौधरी कंसर्न रेस कर रहे हैं कि जी पॉलिटिशियंस को नहीं तयन करने दें इंतखाबात की तारीख का, ये गलत एक प्रेसिडेंट है। फिर कल को तमाम लोग फिर ये इसी नुक्ते की तरफ जाया करेंगे। तो ये फिर क्यों कमेटी में आके बैठे, उन्होंने क्यों फिर कहा जी हम ठीक है बात करते हैं, और ये कमेटी का वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कमेटी वाज नेगोशिएटिंग के व्हाट शुड बी द डेट ऑफ इलेक्शन, वेदर इट शुड बी इन जुलाई, वेदर इट शुड बी इन अक्टूबर, सिटिंग विद दैट फॉर द नेगोशिएशन इफ इट डजंट बिलीव ऑन दिस कि जी ये नहीं होना चाहिए। ठीक, मेंबर है नेगोशिएटिंग कमेटी की, बिल्कुल मेंबर है सिटिंग कमेटी के, लेकिन सर मुज़ाकरात के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, अगेन वही वाली बात जो हमने जिससे आगाज किया था गुफ्तगू का, कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बेसिक क्वेश्चन जिस हमने कहा इज अ पॉलिटिकली क्वेश्चन, इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। सब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आता है, पॉलिटिकल पार्टीज कहती है अदालत जो है वो उनका काम पंचायत का नहीं है, वो सालसी का किरदार नहीं कर सकते। ठीक कहती है ना, ये अदालत का काम पंचायत तो नहीं। सर ये खुद भी तो कोई फिर रिजॉल्व कर दे इस मैटर को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया है वो अटल है। अगर दोनों पार्टीज रिजॉल्व हो के अटल है तो फिर आप नेगोशिएशन किस चीज की कर रही हैं, तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सर, अदालत कहती है कि फैसला भी मौजूद है, और एक तरफ से कहते हैं कि जी प्रेशर भी नहीं डाल सकते। बहुत शुक्रिया जदून साहब आपका भी, और अहमद अवैस की सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुजम्मिल साहब, इसी हवाले से कि आज जो 180 वोट लेकर ऐवान का एतमाद दोबारा हासिल किया है शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने, एक तो ये पैगाम किसको दिया गया, और जो खबरें 2-3 रोज से गर्दिश कर रही थी कि कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं लिया जाएगा, मरियम औरंगजेब साहिबा वजीर इत्तलात, उन्होंने भी कह दिया था, तरदीद कर दी थी उन तमाम खबरों की, लेकिन आज इवेंचुअली वजीर आजम साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। नौबत आई क्यों? और फिर जो ये कहा जा रहा है कि जी 3-2 का फैसला नहीं माना जाएगा। सो अदालत आप क्या देख रहे हैं कि इन्फोर्स करवाएगी, क्योंकि आज 27 तारीख की डेडलाइन जो है 12 बजे रात खत्म हो जाएगी? मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, जिसमें उन्होंने ये कमेंट किया कि अगर मनी बिल जो है 21 अरब रुपए का पार्लियामेंट से नहीं पास हुआ तो क्या वजीर आजम और काबीना ऐवान का एतमाद खो गए हैं। और उसके आगे उन्होंने लिखा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है ऐसा नहीं है तो हम मान लेते हैं। मेरे ख्याल है उसको सीरियसली लिया गया और उनका ख्याल था कि कहीं आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ये कह ना दे कि अगर आपका मनी बिल फॉल कर गया है तो आप फिर अवाम से दोबारा एतमाद का वोट लें, क्योंकि इसका मतलब है कि हुकूमत अगर, क्योंकि ये तो है ना कि अगर फाइनेंस बिल फॉल कर जाए, बजट फॉल कर जाए तो हुकूमत खत्म हो जाती है और समझा जाता है कि वज़ीर आज़म को ऐवान का एतमाद नहीं रहा उनका मनी बिल। तो ये 21 अरब रुपए गो के सप्लीमेंट्री ग्रांट थे, लेकिन एक किस्म का फाइनेंस बिल तो था। तो उस मेरे ख्याल आईनी लकूने को कवर करने के लिए कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ये ना कह दे कि आपके पास एतमाद नहीं रहा और कोई उसके नतीजे में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दे दे कि 24 घंटे में लें या वज़ीर आज़म सीज टू एग्जिस्ट और आगे तनाव और महाजरा में कोई ऐसी। लेकिन सोहरवर्दी साहब, आपको लगता है कि ये रात और कुछ घंटों में ही ये फैसला किया गया है? क्योंकि गुज़िश्ता रात जब स्पीकर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा कौमी असेंबली के स्पीकर ने राजा परवेज अशरफ साहब ने, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि जो रिजेक्शन है 21 अरब की नेशनल असेंबली से, दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द नेशनल असेंबली इन द फेडरल गवर्नमेंट और द प्राइम मिनिस्टर। तो ये कुछ लम्हों में ही डिसाइड हुआ है फौरन। ये मेरे ख्याल में ये जेर बहस तो 4-5-6 दिन से था, जब से वो फैसला आया था उसके बाद से जेर बहस था और इसकी तैयारी की जा रही थी। आप समझिए 180 वोट एक दिन में पूरे नहीं हो जाते। हत्ता कि हमने पंजाब में एतमाद के वोट के लिए देखा कि परवेज इलाही साहब को 184 वोट पूरे करने के लिए 3 हफ्ते लग गए थे। और फिर उस वक्त पीटीआई खुद कहती थी कि कुछ लोग बाहर हैं, कुछ कहीं हैं, वोट एक दिन इकट्ठे करना काफी मुश्किल काम है। इसी तरह सारे एमएनएस को 180 एमएनएस को इकट्ठा करना है और वो ऐवान में मौजूद हो, कोई आसान काम तो नहीं है। इत्तेहादियों के ग्रीवेंसेस भी आप दूर कर रहे थे उनसे मुलाकातें करके, सबको मौजूद हो तो। और उन्होंने कोशिश की कि उनका एक भी पिछली दफा से वो ज्यादा वोट लें, तो ये आसान काम तो नहीं था। यकीनन इसमें काफी एफर्ट पुट हुई होगी गवर्नमेंट की भी और बाकी सब इदारों की भी, और उस एफर्ट के नतीजे में ये हुआ होगा कि ये भी खबरें हैं कि 2 एमएनए उम्रे पे जा रहे थे तो उन्हें रोका गया है कि आप एतमाद के वोट के बाद उम्रे पे जाएं, उससे पहले उम्रे पे मत जाएं। तो इस तरह सबको पूरा करने के लिए जो एफर्ट जो हमारे यहाँ सियासी तरीकाकार है, जो दूसरी मदद चाहिए होती है, वो तो सारी हुकूमत को हासिल हुई होगी तो ये एतमाद का वोट हुआ है। ठीक है, आपके ख्याल में एमकेएम और बलोचिस्तान के सारे लोग ऐसे ही आके वहां सारे बैठ गए और सबने पूरे मैं वही कह रही हूँ कि इत्तेहादियों से तो मशावरत का सिलसिला एक जारी नजर आ रहा था चंद रोज से और उनकी तमाम चीजों को सेटल किया गया था। बट सोहरवर्दी साहब, जहां पे ये बात बड़ी खुशाइन है कि दोनों साइड्स हुकूमत और ऑपोजिशन एक साथ बैठ गए हैं मुज़ाकरात की मेज पर, आज पहला राउंड हो गया, कल दूसरा राउंड होगा, आपको लगता है कि कोई किसी एक नुक्ते पे इत्तेफाक राय पैदा हो सकेगा और एक वक्त पे जहां पे हुकूमत के लिए इंतखाबात हो? लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि जी लेकिन हिसाब देना होगा 2018 के बाद से जो कुछ हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मुआहिदा हो सके। आज एक तो गवर्नमेंट 8 अक्टूबर से पीछे एक दिन भी नहीं आएगी। आज की जो टोन थी कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, तो उनकी मुद्दत को 13 अगस्त तक है और उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा था यही बात। बिल्कुल हाँ, मुझे नहीं लगता कि कौमी असेंबली, सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली की मुद्दत में एक दिन भी कमी मुमकिन है। और जो पीटीआई का ये मौकफ है कि 2 महीने हम आगे चल जाते हैं, 2 महीने आप पीछे चले जाएंगे, नहीं है।
हाँ, ये मुमकिन नहीं है और पीटीआई इस पोजीशन में भी नहीं है कि इस वक्त कोई डिक्टेट कर सके। उन्हें वो एक 3 रुकनी बेंच की ही हमायत हासिल है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये 8 अक्टूबर से पीछे एक दिन भी आए। अब सवाल ये रह जाता है कि क्या पीटीआई 8 अक्टूबर को मान जाएगी? उसके लिए वो जो कंसेशन मांग रहे हैं वो भी नहीं दी जा सकेंगी। मसलन वो कौमी असेंबली में वापसी का रास्ता मांग रहे हैं कि हम आपके साथ अमेंडमेंट करते हैं, आप हमें कौमी असेंबली में वापस आने दें। मुझे नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट को सूट करता है कि वो अपनी बाकी जो 2-3 माह 4 माह की मुद्दत है उसमें पीटीआई को कौमी असेंबली में लाके अपने लिए मजीद लेकिन सोहरवर्दी साहब, मौजूदा हुकूमत मजीद कितना ड्रैग करना चाह रही है? आपको मौजूदा मुल्क के हालात का पता है, सियासी फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे जो मुश्किलात का सामना आवाम कर रही है। सो पॉलिटिकल कैपिटल अपना ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी वो अक्टूबर तक क्यों मामलात को लेकर जाना चाह रहे हैं जिसमें उनका नुकसान ज्यादा है? और अभी तक आपको लग रहा है कि हुकूमत विन विन पोजिशन में है? देखिए, इलेक्शंस में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो जिस दिन इलेक्शन होंगे उस पर बात करेंगे। आज की सिचुएशन पर तो तब हम बात करें जैसे आज इलेक्शन हो रहे हों। आज तो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी स्टेजेस ऐसी हैं जब इमरान खान बहुत अनपॉपुलर थे और उस वक्त पीडीएम इलेक्शन चाहती थी तो इमरान खान ने इलेक्शन नहीं दिए, तो वो पॉपुलैरिटी पीडीएम की किसी काम तो ना आई। अब जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन क्या सूरत हाल होगी। सोहरवर्दी साहब, कथा कलामी की माफी, लेकिन जो डिसीजंस में इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो गए थे और उस इन्फ्लेशन के फिगर्स भी आपको याद है कि ऑलमोस्ट 13% इन्फ्लेशन थी और इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो गए थे। सो मौजूदा इन्फ्लेशन के फिगर्स देखते हुए और जो हालात हैं, आपको लगता है कि ये चीजें ओवरटर्न इनके लिए हो सकती है, बेहतर हो सकती है और ये पॉपुलर हो सकते हैं अगर ये 8 अक्टूबर को इलेक्शन चाह रहे हैं? या अदरवाइज अगर आप 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होता देख रहे हैं वो अलग बात है? लेकिन फिलहाल तो 8 अक्टूबर की डेट ऑन द कार्ड्स मौजूद है। और बाकी अगर आप इस मुफरूजे पर बात कर रही हैं कि पीडीएम दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकती, तो फिर भी पीडीएम क्यों चाहेगी कि जितना इक़्तिदार उसके पास है वो उसको भी कम कर दे? कोई इक़्तिदार सदका खैरात तो होता नहीं है। इमरान खान साहब आखिरी दिन तक इक़्तिदार देने के लिए तैयार थे, वो भी नहीं तैयार थे। वो उन्होंने को 15 दिन में अपने इत्मीनात पर वोटिंग करा दी थी। वो तो जब तक प्रिजनर वैन नहीं आई तब तक वो वोटिंग कराने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए कोई इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो उनके लिए तो अभी ना कोई प्रिजनर वैन है, ना कोई अपने समाज है, ना कोई आईनी प्रॉब्लम है। तो वो पीटीआई की इस नैरेटिव पे और राइट, बट सर एक डिफाइंस के मोड में है, अदालत का हुक्म नहीं मान रहे, कंटेम्प्ट की तरफ मामला जो है उस कार्रवाई की तरफ जा सकते हैं, ये तो तलवार जरूर लटक रही है मौजूदा हुकूमत पे। लेकिन जी उसके लिए इस दफा उनको काफी मदद हासिल है। इस दफा डिफेंसिव पोजीशन में तो आज हमें 3 रुकनी बेंच नजर आया, वरना आज लगा देते कंटेम्प्ट। किसने रोका था? ये किसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप मुसालत का अगर सियासी जमातों के दरमियान मुआहिदा हो भी जाता है तो क्या उसके नतीजे में आइन बदल जाएगा? तो सर ये यानी कि ये डिस्क्वालिफिकेशन या कंटेम्प्ट चाह रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत है, अगर 3 रुकनी बेंच लगा सकता है तो जरूर लगा ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है। 3 रुकनी बेंच तो इस कंटेम्प्ट से बचना चाह रहा है। किस पे लगाएंगे कंटेम्प्ट? प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, मैंने प्रूव करके पार्लियामेंट को भेज दिया, पार्लियामेंट में कंटेम्प्ट लगाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी 4-3 का फैसला मानते हैं, 3 मेंबर बेंच का फैसला। अगर ये बाम दूर करना है तो फुल कोर्ट बना दें। चलें, वो उनका नुक्ता जो फुल कोर्ट बना दे, लेकिन फुल कोर्ट भी अगर इस किस्म का फैसला देता है कि इलेक्शंस को जो है वो आइन को मद्देनजर रखते हुए करवाने हैं, तो फिर से डिफाइंस नहीं हो सकती किसी भी ऑर्डर की। एतराज जरूर उठा सकते हैं लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी में ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफी तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमसे बात कर रहे थे और इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। लेट्स होप कि कल कोई अच्छी एक खबर आए और दोनों साइड में कोई इत्तेफाक राय पैदा हो जिससे मुल्क को मुश्किलात से निकाला जा सके और कोई एक सोल्यूशन जो है उस और विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए कोई निकाला जा सके। लेकिन क्लियरली इस वक्त नजर आ रहा है डिफाइंस का जो एक स्टांस है मौजूदा हुकूमत का, ये केओस की तरफ जरूर जो है वो धकेलते हुए मौजूदा हुकूमत नजर आ रही है सिचुएशन को, विच इज अल्टीमेटली नॉट गोइंग टू बी इन एनीवन्स फेवर। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।